हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, अब जो है हम यहाँ पे आपका जो याद शक्ति बैच है, ठीक है, याद शक्ति बैच है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे चैप्टर मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। वैसे तो हमने इलस्ट्रेशन बैच तो ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये आपका एक याद शक्ति बैच जो मैंने रिवीजन बैच स्टार्ट किया था, अब इसमें मैं आगे बढ़ाता हूँ अपना रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। चलिए, तो इसे मैं आप एक कंप्लीट कर देता हूँ। रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमें फटाफट से रिवीजन करना है और बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स भी करवाए। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सारे करवाए हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही आता है, ठीक है। इसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि सिंपल सा चैप्टर है और क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपको जो है सिंपली क्या करना होता है, रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब होता है कि हम डिबेंचर्स की पेमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब कि इन शॉर्ट डिबेंचर्स को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जो डिबेंचर्स हमारे हुआ करते थे, एक तरीके की लाइबिलिटी होती है डिबेंचर्स, उसे हम ख़त्म करेंगे, इसका मतलब है रिडिम्पशन, ठीक है। रिडिम्पशन किसी भी तरीके से हो सकता है हम पे केस के फॉर्म में पे कर दें या फिर उसके बदले इक्विटी पे कर दें, ठीक है। तो वो कंपनी की पॉलिसी के ऊपर है कि किस तरीके से इसका पेमेंट करना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जिस जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी मैं आपको प्रोवाइड करता चलूँगा, ठीक है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो कंपनी होती है, ठीक है, नॉर्मली कंपनी क्या होती है भाई, आपका जो डिबेंचर रिडिम्पशन होने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मली किस तरीके से होता है, टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल डिबेंचर हमने 5 साल के लिए इशू किए थे, 5 साल ख़त्म होंगे तो हम उसके बदले पेमेंट करेंगे। पेमेंट किस तरीके से भाई, जो भी डिबेंचर होल्डर है, ठीक है, आपका डिबेंचर होल्डर है, ठीक है, ओके, डिबेंचर होल्डर है, उन्हें पेमेंट कर देंगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, ठीक है, पेमेंट कर देंगे इस तरीके से। नॉर्मली इसी तरीके से होता है कि भाई टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है, हम जो है उसके बाद रिडिम्पशन कर देंगे, उसका पेमेंट कर देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स हमने 5 साल के लिए इशू किए थे, ठीक है, लेकिन कंपनी को लग रहा है 3 साल ख़त्म हुए, 2 साल ख़त्म हुए, कंपनी को लग रहा है कि भाई अभी अगर हम हमारे डिबेंचर्स को परचेज़ कर लेते, ठीक है, तो हमें फ़ायदा हो सकता है। किस तरीके से फ़ायदा, देखिए, 2 साल ख़त्म हुए, ठीक है, 2 ईयर्स ख़त्म होने पे कंपनी को पता चला कि भाई हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू जो है मार्केट में 102 रुपये है, ठीक है। और कंपनी ने वादा किया है कि भाई जब हमारा 5 साल ख़त्म होंगे, ठीक है, ये डिबेंचर इशू किए थे तब कंपनी ने बोला था कि जब 5 साल ख़त्म होंगे तो हम रिडीम्शन करेंगे, तब हम 105 रुपये देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई कंपनी को यहाँ पे भाई फ़ायदा दिखा कि अगर अभी परचेस कर लेते तो 102 ही पे करने पड़ेंगे, अगर 5 साल के बाद पे करने पड़ा तो 105 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी अगर हम हमारे डिबेंचर परचेस कर लेते तो फ्यूचर में 105 नहीं देने पड़ेंगे, अभी 102 ही पर डिबेंचर आपको पे करना पड़ेगा, ये फ़ायदेमंद है, ठीक है। कंपनी ने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि भाई हाँ जी ये फ़ायदेमंद है। और फिर यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि भाई अपने ही डिबेंचर मार्केट में से परचेज कर लेती है, ताकि जब रिडीम्पशन के वक्त टाइम आए, ठीक है, तो इतने जितने भी डिबेंचर हमने परचेज कर लिए उस पर 105 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे, 102 रुपये पे कर दिए, काम खत्म हो गया, हमारे 3 रुपये पर डिबेंचर के फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में होता रहता है, जिस पे हमें यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि भाई क्या होगा कि कंपनी खुद के, यहाँ पे वर्ड यूज़ करा जाता है ऑन डिबेंचर, खुद के डिबेंचर जो है वो परचेज़ कर लेती है, ऑन डिबेंचर परचेज़ कर लेती है और उससे रिलेटेड आपको एंट्रीज करनी होती है। बेसिकली यहाँ पे इस चैप्टर में आपको सिंपली 2 ही एंट्री याद करनी पड़ेगी और 2 ही एंट्री में ऑलमोस्ट पूरे का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा, एंट्रीज आपको ऑलरेडी ICA मॉड्यूल में गिवन है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम परचेज़ करते हैं अपने डिबेंचर, खुद के डिबेंचर, उसकी एंट्री आपको याद रखनी है। और दूसरा, जब हम उसे कैंसिल करते हैं, भाई कैंसिल का मतलब देखिए क्या होता है कि कंपनी अपने डिबेंचर्स जो है मार्केट से
परचेज़ कर लेती है। मैंने जैसे कि एग्जांपल लिया 102 रुपये चल रहे थे तो 102 रुपये में परचेज़ कर लिए, ठीक है। इसके बाद कंपनी इसे कैंसिल कर देती है ताकि फिर से ये मार्केट में ना चला जाए। मार्केट में अगर चला गया तो फिर वापस से रिडीम्शन के वक्त हमें इसके बदले 105 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसलिए कंपनी क्या करती है, खुद के डिबेंचर परचेज़ कर लिए उसे कैंसिल कर देती है, ठीक है। मतलब कि मार्केटेबल ना रहे, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली जो है कंपनी की डिसीज़न पे रहता है। हमें यहाँ पे ये आपको कोई डिसाइड वगैरह नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में ही बोलता है, ठीक है। ये आपको कोई कंपनी नहीं बनना है कि भाई हमें कोई डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं जी। आपको क्वेश्चन में खुद बोलेगा कि भाई कंपनी ने सबसे पहले क्या किया, आपने ऑन डिबेंचर परचेज़ कर लिए। दूसरा आपको कहेगा कि भाई उसे कैंसिल कर दिया, अब उसकी एंट्री करिए, ठीक है। या फिर आपको लेजर अकाउंट बनाने के लिए कह सकते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा। आपको यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं करना है कि भाई इसने कैंसिल किया होगा या फिर डायरेक्ट मार्केटेबल किया होगा, ये आपको नहीं देखना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको जनरली इस तरीके से दिया जाएगा कि भाई कंपनी ने अपने खुद के डिबेंचर परचेज़ कर लिए। फॉर एग्जांपल 500 डिबेंचर हमने कंपनी ने इशू किए थे, ठीक है। जिसमें से कंपनी को फ़ायदा दिखा तो 200, ठीक है, 200 डिबेंचर्स जो है वो ऑन खुद के डिबेंचर जो है ऑन डिबेंचर्स परचेज़ कर लिए, काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। और परचेज़ करके उसे कैंसिल कर दिया ताकि फिर से वो मार्केट में ना चला जाए और हमें ज़्यादा पेमेंट ना करना पड़े, ठीक है। इस तरीके से होता है, क्लियर। तो आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जब हम ऑन डिबेंचर परचेज़ करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है। ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई परचेज़ करते हैं तो सीधी सी बात है, जो होल्डर है उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। हम मार्केट में आप देखते हैं भाई, शेयर मार्केट में भी देखते हैं कि भाई इक्विटी शेयर हम परचेस करते हैं तो उसके बदले पेमेंट करना पड़ता है, फ्री में थोड़ी मिलता है। तो ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम भी उसकी पेमेंट करते हैं। प्लस आपको पता है, आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मेरे साथ पढ़ के आ रहे कि हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल होल्डिंग इंटरेस्ट जो है हमने कंपनी ने 31 मार्च को दिया था, ठीक है। पर एक बंदे ने जो है यहाँ पे मार्च अप्रैल मई 1 मई तक संभाल के रखा, इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी को सेल कर दिया, ठीक है। अब कंपनी जो है, आपको पता है कि भाई कंपनी जो है क्या करती है, कंपनी जो है वो फिक्स टाइम पीरियड पे इंटरेस्ट देती है। फॉर एग्जांपल कंपनी देती है नेक्स्ट इंटरेस्ट सितंबर को, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड जो है, वहाँ तक का कंपनी जो भी होल्डर होगा 1 सितंबर को होल्डर होगा उसे पूरे का पूरा इंटरेस्ट दे देगी, ठीक है। वो यहाँ पे ये नहीं देखती कि भाई कौन सा होल्डर किसको बेचा है, किसे कितना अमाउंट देना है, ऐसा नहीं। 1 सितंबर को जो होल्डर होगा उसे पूरे का पूरा इंटरेस्ट दे देगी। तो यहाँ तक का जो इंटरेस्ट है, यहाँ तक का जो इंटरेस्ट है वो तो यहाँ पे जो यहाँ पे होल्डिंग कर रहा था, जो यहाँ पे बेच दिया उसका था, ठीक है। यहाँ पे तो इसका हक है। इसके बाद सेल कर दिया तो जो भी आपका न्यू ओनर बना उसका यहाँ पे इंटरेस्ट का हक रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ओल्ड ओनर का ही हक रहता है। ये मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बताया था, यहाँ पे तो मैं सिंपली रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, वरना इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ज़रूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ओल्ड ओनर का हक है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे वापस इंटरेस्ट के पेमेंट के हिसाब से आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई आप ऑन डिबेंचर परचेस करें, उसी के साथ इंटरेस्ट भी दे दो, फिर लास्ट में तो आपको कंपनी पूरे का पूरा अमाउंट 6 महीने का इस तरीके से इंटरेस्ट तो दे ही देगी, उसमें से आपकी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का होता है जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता, तो सिंपली एंट्री पूरी की पूरी याद रखिए कि भाई इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी मंथ होंगे मैं अभी क्वेश्चन के साथ बताऊँगा, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट एक खर्चा है। तो ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, एक डिबेंचर्स का अकाउंट अमाउंट भी और प्लस इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। टोटल आपको अमाउंट बैंक से पे करना पड़ता है जब हम परचेज़ करते हैं। तो ये हो गई परचेज़ की एंट्री, जब हम परचेज़ कर लेते हैं खुद के डिबेंचर्स, इसलिए वर्ड क्या है, ऑन डिबेंचर, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई हम इसे कैंसिल कर देते, ठीक है। हम इसे कैंसिल कर देते तो कैंसिलेशन की हमें एंट्री ये बनानी होती है। 2 एंट्री आपको याद रखनी है, पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा इसी 2 एंट्री पे, ठीक है। जब हम कैंसिल करते हैं तो आपका यहाँ पे एंट्री बन जाता है 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। कई बार लॉस भी होता है तो लॉस ऑन कैंसिलेशन यहाँ पे लिखा जाता है डेबिट, ठीक है। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो इस तरीके से होगा। तो लॉस होता है तो यहाँ पे डेबिट करेंगे, प्रॉफिट होता है तो ये इस तरीके से क्रेडिट करेंगे,
क्लियर? ओके। देखिए डिबेंचर्स, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि भाई डिबेंचर्स हमारी लाइबिलिटी थी जो हमने परचेज करके ख़त्म कर दी, कैंसिल कर दी, कैंसिलेशन, ठीक है, कैंसिल कर दी, इसका मतलब लाइबिलिटी ख़त्म हुई। जब लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी की क्या साइड होती है भाई? क्रेडिट साइड, ठीक है। अब ये ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो रही है, हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो उसे क्या करेंगे भाई? डेबिट, ठीक है। तो इसलिए 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू ऑन डिबेंचर, ऑन डिबेंचर को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट माना जाता है। कैसा इन्वेस्टमेंट सर? सीधी सी बात समझो कि हमने जो एग्जांपल दिया वही एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ कि भाई अगर रिडीम्शन करते हैं तो 105 में करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी को अभी फ़ायदा दिखा 102 में उन्होंने परचेज़ कर लिया, तो एक तरीके का ये 3 रुपये ना देना पड़े, एक तरीके से फ़ायदा किया अभी परचेज़ करके, ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या होता है कि फ्यूचर में हमें फ़ायदा मिले, तो यहाँ पे भी एक तरीके का फ़ायदा है, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को फ़ायदा माना गया, ऑन डिबेंचर को एक तरीके का फ़ायदा और इन्वेस्टमेंट माना गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए डेबिट करा था हमने, ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, असेट डेबिट, ठीक है। अब असेट कैंसिल हो रही है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, यहाँ पे जो डेबिट किया था यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए टू ऑन डिबेंचर अकाउंट। और आपको सिंपली जो भी प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ उसे डेबिट और क्रेडिट करना है, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, लॉस हुआ तो डेबिट, ठीक है। मोस्टली प्रॉफिट ही होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो सीधी सी बात है, इन प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉफिट होता है तो ही कैंसिल करती है कंपनी, ठीक है। लॉस होता है तो ऐसा कोई काम करती ही नहीं है कंपनी, सीधी सी बात है भाई, पहले से बहुत रिसर्च कर रखा होगा, ठीक है, कि भाई 105 में है, 102 में मिल रहा है, क्या फ़ायदा है, इस तरीके का रिसर्च करती है कंपनी, उसके बाद ही इसे परचेस करके कैंसिल करती है। तो ऑब्वियसली 99% केस में तो प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट होता है तो ही कंपनी काम करेगी, वरना तो कुछ काम करेगी नहीं, ठीक है। इसलिए नॉर्मली प्रॉफिट होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, यहाँ पे आपको दे सकता है लॉस वगैरह, ठीक है, तो हम देखेंगे। चलिए, तो इतनी बात क्लियर है, सिंपली आपको डिबेंचर डेबिट, ऑन डिबेंचर क्रेडिट और आपका प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन क्रेडिट, ठीक है जी। चलिए इलुस्ट्रेशन 1 सेम आपको जो वो 2 एंट्री आपने पढ़ रखी उस पर ही आपका डिपेंड करता है। कहता है कि भाई 1 जैन है, रामा लिमिटेड है, एक लिस्टेड कंपनी, हाँ जी लिस्टेड और अनलिस्टेड से भी मैं आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे दूँ भाई इसी के साथ। यहाँ पे आपको नहीं गिवन, चलिए यहाँ पे गिवन होगा लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। चलिए कंपनी को क्या है भाई, कंपनी को यहाँ पे 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, अकाउंट में अमाउंट डालना पड़ता है भाई। कौन सा है भाई, कौन से अकाउंट तैयार करने पड़ते हैं? सबसे पहला होता है DRR अकाउंट, जिसका फुल फॉर्म होता है डिबेंचर रिडीम्शन रिजर्व, डिबेंचर रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। DRR अकाउंट बनाना पड़ता है। ये किस काम आता है भाई? इसमें क्या होता है, डिबेंचर रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट में कंपनी को अमाउंट डालना पड़ता है। अब ये अमाउंट कितना है भाई? देखिए मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है कंपनी को, मिनिमम जो है कंपनी को 10% अमाउंट डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी 10% किसका, ये मैं सभी कुछ डिस्कस करूंगा, बिल्कुल चिंता ना करिए, अभी सिर्फ और सिर्फ जितना बोल रहा हूँ सुनिए। इसी के साथ मैं आपको क्वेश्चन भी लूँगा, यहाँ पे आपके जो ICA मॉड्यूल में क्वेश्चन है इलुस्ट्रेशन नंबर 2, 3 इस तरीके से कुछ है, मैं आपको तब वापस से डिस्कस करवाऊँगा। अभी सिर्फ और सिर्फ सुनिए। DRR अकाउंट बनाना पड़ता है कंपनी को, जिसमें 10% अमाउंट जो है कंपनी को डालना पड़ता है कंपलसरी, ठीक है। 10% डालना पड़ता है, हाँ उससे ज़्यादा कंपनी डालना चाहती है तो डाल सकती है। ये क्या काम आता है भाई? ये काम आता है अगर जब रिडीम्शन की बारी आती है, ठीक है, तो कंपनी इस अकाउंट में से ये जो अमाउंट पड़ा हुआ है उससे जो है रिडीम्शन कर सकती है, ठीक है। ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि डिबेंचर्स होल्डर के लिए एक तरीके की सेफ्टी है, ठीक है। ये रूल है कि कंपनी को कंपलसरी 10% अमाउंट डिबेंचर रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट में डालना पड़ेगा, जिसका यूज़ कंपनी केवल और केवल रिडीम्शन के लिए ही कर सकती है, ठीक है। तो कल दिन अगर जो है कुछ कंपनी अमाउंट देने से मना कर दे या फिर कोई डिफ़ॉल्ट कर दे, तो इसमें कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है जो डिबेंचर होल्डर के लिए एक तरीके से सेफ्टी है, उन्हें इतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कंपनी के पास से जो भी एज़ पर रूल रिकवरी हो पाएगी वो भी अमाउंट मिलेगा। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ डिबेंचर होल्डर के लिए एक तरीके से सिक्योर अमाउंट है, ठीक है, जिसका यूज़ इन्हीं के लिए होगा, इनके अलावा कहीं पर भी नहीं हो पाएगा,
ठीक है। तो इसलिए DRR अकाउंट आपको बनाना पड़ता है, प्लस एक और अकाउंट बनाना पड़ता है, एक और अकाउंट बनाना पड़ता है, उसका नाम है DRI अकाउंट, ठीक है। DRI अकाउंट, डिबेंचर रिडीम्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसे कई बार DRRI अकाउंट भी कहते हैं। डिबेंचर रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। DRI का है या फिर DRRI का है, डिबेंचर रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये आपका फुल फॉर्म होता है, जो आपको आईसीए मॉड्यूल में भी गिवन है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये रहा, देख लीजिए, डिबेंचर रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट और DRI भी होगा यहाँ पे। चलिए यही इन्वेस्टमेंट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप यहाँ पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आईसीए मॉड्यूल में कहीं ना कहीं गिवन होगा, हमें यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना है, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये आपका क्लियर हो गया कि भाई DRI और DRR भी बनाना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि भाई DRI अकाउंट कितना बनाना होता है। देखिए, DRI अकाउंट आपको बनाना पड़ता है 15%। कितना बनाना पड़ता है? 15%, 15%, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई क्या ये दोनों अकाउंट हर एक कंपनी को बनाने पड़ते हैं? तो आंसर यहाँ पे आ जाता है, आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है, जो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये चीज़, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे आंसर आ जाता है कि हर एक कंपनी को नहीं बनाना। पहले सुन लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे नोट लिखवा रहा हूँ, आप ये ज़रूर से लिख लीजिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। DRI अकाउंट जो है, DRI अकाउंट जो है, यहाँ पे DRI अकाउंट की बात करें, ठीक है, तो ये अकाउंट ऑल कंपनी को, हर एक कंपनी को बनाना पड़ता है, ऑल कंपनीज, ठीक है। अभी नोट डाउन कर रहे हैं तो रुक जाइए, मैं आपको इस तरीके से जूम करके मैं स्क्रीन को जो है यहाँ पे रोक दूंगा, आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी पहले सुन लीजिए, ठीक है। तो ऑल कंपनी, हर एक कंपनी को बनाना पड़ता है, लेकिन DRI अकाउंट, DRR अकाउंट में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, DRR अकाउंट में इस तरीके का नहीं होता है। DRR का अकाउंट कुछ कंपनी को ही बनाना होता है। कौन सी कंपनी? तो ध्यान से सुनिए, DRR अकाउंट जो है, ठीक है, डिबेंचर रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट, केवल और केवल अदर देन बैंकिंग कंपनी, इसके बाद AIFI, ठीक है। ये आपको सिंपली नाम याद रख लेने हैं, बेसिकली क्वेश्चन में आपको इसी तरीके का नाम दिया रखा होगा, इसका कोई यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बनता, ठीक है। AIFI, इसके बाद अनलिस्टेड कंपनीज, इसके बाद अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक है। ये आपके यहाँ पे, इन्हें आपको सिर्फ और सिर्फ बनाना पड़ता है DRR अकाउंट, लेकिन DRI अकाउंट जो है हर एक कंपनी को बनाना पड़ता है। इसे मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीन को जो है पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बार बता दूँ, कंपनी को 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है, सबसे पहले मैं देखिए शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ, अनलिस्टेड कंपनी है, ध्यान से सुन लीजिएगा, अनलिस्टेड अगर कंपनी है तो उन्हें तो दोनों अकाउंट बनाने हैं, DRR अकाउंट और DRI अकाउंट, दोनों ही बनाने। लेकिन अगर वो लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी है, तो केवल और केवल एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, DRI अकाउंट, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने इसका बात कर दी भाई, इस चीज़ की मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बात कर दी, ये आप शॉर्ट में भी लिख लीजिएगा।
यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, ये भी शॉर्टकट भी लिख लीजिएगा कि अनलिस्टेड कंपनी है तो दोनों बनाना है, लिस्टेड कंपनी है तो DRI अकाउंट बनाना है। क्लियर, ये आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है जी, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप और आप जाइए। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन 1 पे ले चलता हूँ। देखिए इलस्ट्रेशन 1 में क्या कहा है, इलस्ट्रेशन 1 कहता है कि भाई फर्स्ट जेन को रामा लिमिटेड कुछ है, लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो बताइए DRI अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ज़रूरत होगी, अगर क्वेश्चन ने पूछा होगा तो ही। ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ भी बात नहीं करता है कि भाई अकाउंट बनाने के लिए कुछ भी पूछा नहीं है तो फिर अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसलिए लास्ट इन्फॉर्मेशन पूछना देखना पड़ेगा कि भाई क्या उसमें पूछा है कि भाई DRI अकाउंट बनाओ, अगर पूछा है तो फिर DRI अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, चलिए कहते कि भाई 500 उनके पास डिबेंचर 100 रुपीज़ वाले। ठीक है जी, 6% इंटरेस्ट है, मतलब कि ये जो डिबेंचर है वो 6% डिबेंचर है, मतलब कि 6% उस पर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। 1 मार्च को क्या किया कंपनी ने, अपने डिबेंचर परचेज करके कैंसिल भी कर दिया, इस तरीके की बात कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट डिबेंचर 1 मार्च को जो है 5000 रुपीज़ के डिबेंचर, बताइए डिबेंचर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने होंगे, ये 5000 रुपीज़ के फेस वैल्यू के डिबेंचर। इसका मतलब 5000 के टोटल अमाउंट है, फेस वैल्यू मतलब कि डिवाइड बाई फेस वैल्यू कितनी है इसकी 100 रुपीज़। ठीक है, तो डिवाइड बाई अगर 100 कर दूँ, डिवाइड बाई अगर 100 कर दूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा भाई नंबर ऑफ डिबेंचर कितने 50। ठीक है, तो 50 डिबेंचर्स को हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, कैंसिल कर दिया, 98 रुपीज़ के हिसाब से कम इंटरेस्ट है। मैं अभी अभी आपको बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मैंने आपको जो है ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट देख के आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, 1 अगस्त को इसी तरीके से 10,000 की फेस वैल्यू के जो डिबेंचर्स है वो हमने कैंसिल कर दिया परचेज करके। ठीक है, इसने कहा इमीडिएटली हम जो है इसे कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ 100.25, ठीक है 25, ये रुपीज़ आपका 100.25 में हमने जो है कैंसिल कर दिया कम इंटरेस्ट के हिसाब से। और डिबेंचर दिसंबर 2015 को डिबेंचर रुपीज़ 2500 फेस वैल्यू के, इसको हमने कैंसिल कर दिया और एक्स इंटरेस्ट है इसमें। सिंपली आपको पूछा गया कि भाई लेजर अकाउंट बनाना है, आपको डिबेंचर अकाउंट बनाना है और डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है, लेकिन किस तरीके से, आपको ये पूरे साल की इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, लेकिन इसने कहा कि भाई फर्स्ट हाफ ईयर और सेकेंड हाफ ईयर का दोनों का अलग अलग करके बताइए। ठीक है जी, तो इसने कहा कि भाई ये 2 अकाउंट बनाइए, लेकिन 2 अकाउंट को 2 पार्ट में बाइफरकेट कीजिए, फर्स्ट हाफ ईयर और सेकेंड हाफ ईयर। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बना के दे देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम जो है सिंपली पहले देख लेते हैं कि कितना यहाँ पे टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, चलिए ओके, यहाँ पे ये रहा। चलिए अब देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, तो 1 जैन को यहाँ पे स्टार्टिंग है, तो ऑब्वियसली 31 दिसंबर को यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो 1 जैन से आपका पूरा साल है, 1 जैन से शुरू होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है, ये आपका टाइम पीरियड है। ठीक है जी, इसने कहा कि भाई सबसे पहले 1 मार्च को हमने यहाँ पे कुछ कैंसिल करे, तो जैन फेब मार्च यहाँ पे ले लेता हूँ भाई 1 मार्च। ठीक है, 1 मार्च ओके जी, ये आपको दिख रहा है। ओके, 1 मार्च रुपीज़ 5000 के यहाँ पे कैंसिल करें। इसके बाद यहाँ पे 1 अगस्त, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त यहाँ पे रख लेते। ठीक है, 1 अगस्त यहाँ पे भी कुछ है, और दिसंबर 15 दिसंबर मतलब कि यहाँ पे रखते 15 दिसंबर। ओके, 15 दिसंबर। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कहता है कि इंटरेस्ट पेएबल, हम इंटरेस्ट कंपनी जो है इंटरेस्ट पे करती है 13 जून को और 31 दिसंबर को, मतलब कि यहाँ पे तो 31 दिसंबर है। ठीक है, और आपका यहाँ पे 13 जून, तो मार्च अप्रैल मई जून यहाँ पे रख देते यहाँ पे। ठीक है, ये इंटरेस्ट पेएबल डेट है 13 जून। ओके, चलिए ये डायग्राम हमने बना दिया है। अब मैंने आपको जो है
दो एंट्रीज बताई, ठीक है, जो आपको इस चैप्टर में याद रखनी थी, मैंने आपको बताया था। दो ही एंट्री है। सबसे पहली एंट्री की अगर जब आप परचेज करते हैं, परचेज के टाइम, ठीक है, परचेज, तो परचेज के टाइम आपको याद रखना था, मैंने आपको बताया था। परचेज के टाइम आपको यहाँ पे याद रखना है क्या, ऑन डिबेंचर हम परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट है इसलिए ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और हम पूरे का पूरा पेमेंट करते हैं बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये जब हमारा खुद का यहाँ पे डिबेंचर हम परचेज कर लेते हैं तो इस तरीके की एंट्री होती है। इसके बाद हम इसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो कैंसिलेशन के वक्त हम जो यहाँ पे एंट्री करते हैं वो एंट्री, दो ही एंट्री याद रखनी है, कैंसिलेशन, ठीक है। तो कैंसिलेशन के टाइम क्या एंट्री होगी भाई, ऑन डिबेंचर जो हमारा इन्वेस्टमेंट दिख रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, और जो हमारी लाइबिलिटी थी, जो भी डिबेंचर्स, ठीक है, परसेंटेज वाले डिबेंचर्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो हमारी लाइबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी इसलिए डेबिट, जो इन्वेस्टमेंट दिख रहा था वो ख़त्म हो जाएगा तो टू ऑन डिबेंचर अकाउंट, और प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली, मोस्ट ऑफ केस में प्रॉफिट ही होता है, लॉस होता है तो हम डेबिट करते हैं कि लॉस ऑन कैंसिलेशन डेबिट, या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं टू प्रॉफिट होता है तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, ठीक है, कैंसिलेशन अकाउंट, ठीक है। तो ये दो एंट्री आपको याद रखने के लिए मैंने बताया था, आप ये दो एंट्री ज़रूर से याद रखिए, ठीक है। ये दो ही एंट्री आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जो आपको यहाँ पे देखना है। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इतनी चीज़ आपको जो है नोट डाउन करनी है, ठीक है। ये आप वीडियो स्टॉप करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये तो आपने ऑलरेडी नोट डाउन कर रखा है, ठीक है। देखिए चलिए, ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सिंपली आपको कहा गया है कि हमने इसे कैंसिल कर दिया है, और कैंसिलेशन की इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, और आपको सिंपली दो ही चीज़ें पूछी है, एक डिबेंचर अकाउंट और डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो देखिए डिबेंचर अकाउंट और डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट की बात करते हैं, 1 मार्च को, यहाँ पे टाइम पीरियड के हिसाब से 1 मार्च पहले आ रहा है। 1 मार्च को हमने क्या किया है, डिबेंचर्स को यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 5000 रुपीज़ के डिबेंचर्स थे जो कैंसिल हो चुके हैं। कैंसिल करते हैं तो हमारी एंट्री क्या बनती है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जितने के भी डिबेंचर थे वो डेबिट, ठीक है, टू ऑन डिबेंचर और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, ठीक। देखिए, और जब परचेज किए होंगे तब हमारी ऑन डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री आती है, सबसे पहले क्या होता है परचेज, उसके बाद होता है कैंसिल, ठीक है। तो परचेज में देखिए यहाँ पे किस तरीके से सबसे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए ऑन डिबेंचर हमारे कितने के होंगे, 5000 रुपीज़ यहाँ पे है, और 98 रुपीज़ के हिसाब से, ये 5098 रुपीज़ के हिसाब से, लेकिन इसमें इंटरेस्ट मिला हुआ है, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट मिला हुआ है। तो देखिए कैसे कैलकुलेशन करनी है, सिंपली आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेने, 5000 रुपीज़ के है तो 5000 रुपीज़ के है, तो यहाँ पे 5000 रुपीज़ के है, डिवाइड बाई आपको क्या करना है, आपका अमाउंट फेस वैल्यू 100 रुपीज़, तो आपके आ जाते हैं 50, ये है डिबेंचर्स, ओके, 50 डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 50 आ जाते हैं। 98 रुपीज़ के हिसाब से हमने इसको पेमेंट करा है, लेकिन इसमें कम इंटरेस्ट, मतलब कि 98 में ही इंटरेस्ट भी आ चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 50 इंटू 98 रुपीज़, ठीक है, एक डिबेंचर पे हमने जो है 98 रुपीज़ का पेमेंट करा है। टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 4900, ठीक। इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आपका इंटरेस्ट भी मिला हुआ है, इसमें इंटरेस्ट भी है, ठीक है, और इसमें जो मेन अमाउंट भी मिला हुआ है, ठीक है। तो हमें इसे अलग करना पड़ेगा ताकि हमें ये पता चले कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है और ये अमाउंट कितना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे पता चलेगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे जितनी भी पीरियड की होल्डिंग होती है, जितने भी पीरियड की होल्डिंग होती है उतने पीरियड का हम यहाँ पे टाइम पीरियड देखते हैं, कितने पीरियड की होल्डिंग है। ये देखिए 1 जन से आपका ईयर स्टार्ट होता है, और 1 जन से 1 मार्च तक कितने पीरियड की होल्डिंग है, जैन फेब,
और मार्च तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो जैन और फेब 2 मंथ की होल्डिंग है, तो 2 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो हमें देना पड़ेगा। होल्डिंग हमेशा देखा जाता है कि जब आप सेल करते हैं उससे प्रीवियस कितने मंथ है, ठीक है, जब आप सेल करते हैं उससे प्रीवियस कितने मंथ है उसकी होल्डिंग देखा जाता है, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट की बात करें, ठीक है, इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 मंथ की 2/12 आपको 2 मंथ की कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑलवेज फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। फेस वैल्यू है आपका 5000, ठीक है। तो 5000 इंटू करेंगे और इंटू क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट कितना है, तो जो भी डिबेंचर्स का रेट है वही इंटरेस्ट रेट लिया जाता है, 6%, ठीक है, 6%। तो यहाँ पे 6% करेंगे इंटू, ठीक। तो यहाँ पे 2/12 इंटू 5000 इंटू 6%, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ क्या आ गया, 50 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है। 50 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ चुका है, ओके। यहाँ पे ठीक है, तो 50 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया 4900 टोटल हमने पे करा है, जिसमें से 50 रुपीज़ तो इंटरेस्ट का था, तो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया, बाकी का रिमेनिंग अमाउंट हो गया 4850। ये मेन अमाउंट है डिबेंचर्स का, जिसमें 50 रुपीज़ आपका किसका था, इंटरेस्ट का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम जो है देखें तो सबसे पहले एंट्री करते वक्त, परचेस करते वक्त आपने क्या किया होगा, परचेस करते वक्त ऑन डिबेंचर अकाउंट कितने से डेबिट हुआ, जो मेन अमाउंट है 4850, तो 4850, ठीक है, 4850। इंटरेस्ट इसमें कितना छिपा हुआ है, 50 रुपीज़ का, ठीक है। तो टोटल डिबेंचर्स आपके पेमेंट कितना किया होगा डिबेंचर्स के लिए, 4900 का पेमेंट किया, ठीक है जी। ये सबसे पहली परचेस के टाइम एंट्री बनती है। इसके बाद परसेंटेज वाइज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अब डिबेंचर्स हम कैंसिल कर रहे हैं तो ये आपका जो है डिबेंचर्स बनता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए डिबेंचर्स कितने के कैंसिल हुए, परसेंटेज वाइज डिबेंचर कितने के कैंसिल हुए, 5000 रुपीज़ के जो हमारे बुक्स में दिख रहे थे वो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 5000 रुपीज़ के परसेंटेज के डिबेंचर्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। ऑन डिबेंचर कितने के थे, ऑन डिबेंचर कितने के थे, 4850, तो 4850 के कैंसिल हो चुके। और प्रॉफिट कितना हुआ, तो 5000 के यहाँ पे डिबेंचर हमें 4850 में मिल चुके, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट 150 का हुआ, तो प्रॉफिट 150, क्लियर है। 5000 के डिबेंचर 4850 में ही मिल गए, ठीक है। 150 यहाँ पे 50 तो आपका इंटरेस्ट का था, इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं लेना है, हमें फेस वैल्यू देखना होता है। 5000 के डिबेंचर्स 4850 में मिल गए, तो 150 का आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ लेजर अकाउंट बनाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर अकाउंट बनाना है और डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है, ठीक है। दूसरे कोई अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा। तो देखिए डिबेंचर और डिबेंचर इंटरेस्ट का जो भी यहाँ पे पॉइंट आता है वो हमें ले लेना है। सबसे पहले तो देखिए डिबेंचर अकाउंट आप बनाएंगे तो डिबेंचर अकाउंट में ये रहा, डिबेंचर अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। पोस्टिंग करना तो आपको आता है, डेबिट साइड एंट्री करनी पड़ेगी दो नाम से, एक ऑन डिबेंचर और एक प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो देखिए टू बैंक अकाउंट और टू प्रॉफिट, यहाँ पे कई बार ऑन डिबेंचर भी लिखी जाती है, कई मॉड्यूल कई बुक्स में जो है ऑन डिबेंचर लिखते हैं, कई बुक्स में जो है बैंक डिबेंचर अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी यहाँ पे नाम ले सकते हैं, यहाँ पे ऑन डिबेंचर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, टू ऑन डिबेंचर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो नाम दे रखा है उस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही अलोएबल है। तो ऑन डिबेंचर कितने के, 4850, और इंटरेस्ट प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 150 से, तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 150 से ये दो एंट्री कर दी, या काम खत्म, ठीक है। तो टोटल अमाउंट बन जाता है 5000 जो यहाँ पे दिख रहा था डिबेंचर्स, कैंसिलेशन खत्म, ठीक है। इसके बाद इसने कहा था इंटरेस्ट अकाउंट भी बनाओ, तो इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है दोनों एंट्री में से, यहाँ पे ये इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट में आपको सिंपली क्या करना है, डेबिट साइड एंट्री करनी है 50 रुपीज़ से, ठीक है। तो बैंक अकाउंट नाम देना है और 50 रुपीज़ से डेबिट साइड एंट्री करनी है, ये रहा 50 रुपीज़, ठीक है। डेबिट साइड एंट्री करेंगे 1 मार्च, यहाँ पे भी 1 मार्च, काम खत्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है 1 अगस्त को, ठीक है। लेकिन 1 अगस्त पे जाने से पहले 13 जून आ रहा है, वो 13 जून क्या है, इंटरेस्ट पेबल डेट, ठीक है। तो यहाँ पे 13 जून को जितने भी डिबेंचर्स होंगे उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।
अब सीधी सी बात है, टोटल 500 डिबेंचर है, लेकिन इसमें से 50 डिबेंचर्स 1 मार्च को हम कैंसिल कर दिए हैं, तो उस पर तो इंटरेस्ट पे करना ही नहीं है। ठीक है, 1 मार्च को कैंसिल हो चुके, तो अब कितने डिबेंचर बचे हैं? 500 माइनस 50, 450 डिबेंचर्स पे ही हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 450 डिबेंचर्स 100 रुपीज़ की ईच के हिसाब से इंटरेस्ट पे फेस वैल्यू पे होता है, इसलिए 450 इंटू 100 इंटू 6% के हिसाब से रेट है, तो इंटू 6% और 6 मंथ का। ठीक है, जैन से लेके जून, तो 6 मंथ का, तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो ये आपका आंसर आ जाता है 1350, जो हम इंटरेस्ट पे कर देंगे बैंक अकाउंट या होल्डर को। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख सकते हैं होल्डर या फिर आप बैंक। ठीक है, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपको जो है ये एंट्री भी आ गई कि कब, 13 जून को। इसके बाद अब आ जाता है 1 अगस्त। ठीक है, तो 1 अगस्त को भी हमने इसी तरीके से कैंसिल किया है। ठीक है, 10,000 के डिबेंचर्स है और 100.25 पे कैंसिल किया है, कम इंटरेस्ट, मतलब कि इसमें भी इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो इसमें भी इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, 10,000 इंटू करेंगे 10,000 नहीं, 10,000 रुपीज़ है, तो डिबेंचर्स कितने होंगे? अगर 10,000 डिबेंचर्स है तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने होंगे? डिवाइड बाय 100 करेंगे। 10,000 के डिबेंचर्स है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने होंगे? डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे आ जाएंगे 100 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है। ठीक है, 100 डिबेंचर्स है, हमने कितने में परचेज करा? एक डिबेंचर 100.25 पे, लेकिन इसमें इंटरेस्ट मिला हुआ है। ठीक है, तो एक डिबेंचर 100.25, तो यहाँ पे अगर करें कैलकुलेशन, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, चलिए देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 100 डिबेंचर हमने परचेस कर लिए, ठीक है, उसे कैंसिल भी करेंगे। 100 इंटू कितने में? 100.25 पे। ठीक है, तो 100.25 पे हमने परचेस करे, तो 100.25, ठीक है, 100.25, तो 100 इंटू 100.25, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है 10,025। क्लियर? ये टोटल अमाउंट पे कर रहा है, जिसमें इंटरेस्ट मिला हुआ है, इसने कहा है कम इंटरेस्ट, मतलब कि इसमें इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो ये मेन अमाउंट नहीं है। 10,025 ये मेन अमाउंट नहीं है, हमें इसमें से मेन अमाउंट निकालना पड़ेगा कि वो कितना अमाउंट है। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट मिला हुआ है तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो 100 डिबेंचर्स है, फेस वैल्यू क्या है? 100, तो 100 इंटू 100 करना पड़ेगा, 100 इंटू 100, और इस पर आपका 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इंटू मंथ। मंथ कितने होंगे? तो मैंने आपको बताया कि मंथ आपको जो है सिंपली जब भी आपने सेल किया उससे पहले इंटरेस्ट कब पे हुआ था वो आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 मार्च देखा, उससे पहले भी इंटरेस्ट 31 दिसंबर को, मतलब कि 1 जैन से लिया था हमने, 1 जैन से ये। ठीक है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट जब आपको पे करता है सबसे पहले आपको वो डेट तक पहुँच जाना है। 1 अगस्त को सेल कर दिया है या फिर परचेज कर लिया या फिर कैंसिल कर दिया, उससे पहले इंटरेस्ट कब पे हो चुका था? 13 जून को, तो 13 जून से कितना टाइम पीरियड है वो देखना है हमें। ठीक है, तो जून तो ख़त्म हो गया, जुलाई और अगस्त तो अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब कि एक ही मंथ है, 1 मंथ, ओनली 1 मंथ है। तो यहाँ पे इंटू 1 डिवाइड बाई 12, तो ये आपका आंसर बन जाता है यहाँ पे 50। ठीक है, तो ₹50 इंटरेस्ट का है, तो इसमें से ₹50 इंटरेस्ट का है, तो बाकी का रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग 9,975 रुपीज़ रिमेनिंग आपका जो मेन अमाउंट है। ठीक है, इसी तरीके से एंट्री कर देनी है आपको सिंपली। ठीक है, बस याद रहे कि आपको हाफ ईयरली बनाने के लिए कहा है, तो यहाँ पे हाफ ईयर कहाँ पे ख़त्म हो जाता है? 13 जून को, तो इतना अलग से बनाएंगे 2 अकाउंट। ठीक है, अकाउंट या डिबेंचर अकाउंट और इंटरेस्ट, और बाकी के हाफ ईयर के लिए, सेकेंड हाफ ईयर के लिए 2 अकाउंट अलग से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे 9,975 और 25। क्लियर? यहाँ पे 25 प्रॉफिट के, मतलब कि 10,000 के डिबेंचर्स है जो हमें कितने में मिल गए? 9,975 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 25 रुपीज़, तो ये प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 9,900 के डिबेंचर मिल गए, 25 रुपीज़ का हमने प्रॉफिट कर लिया, तो ये आपका टोटल अमाउंट इस तरीके से एंट्री हो जाती है। और यहाँ पे जो है आपका एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे यही अमाउंट पे हमने जो है परचेस किया, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिला हुआ है।
ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट नहीं मिला हुआ है तो इसको कैलकुलेशन कैसे करा जाता है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसे मिटा के आपको बता दूँ, चलिए यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। कहता है कि 2500 के डिबेंचर्स है, 2500 रुपीज़ के डिबेंचर है, तो डिवाइड बाई 100 करने से मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर, मतलब कि 25 डिबेंचर्स है, 25 डिबेंचर्स है इंटू 98.50 में हमने परचेज़ किया है, 98.50, ठीक है। तो इंटू 98.50, तो यह आंसर आ जाता है 2462.5। अब एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है इसमें इंटरेस्ट नहीं मिला हुआ है, ये आपका रियल आंसर है। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिला हुआ है, ये आपका रियल आंसर है। इसमें आपने ओन डिबेंचर इतने में ही परचेज करा है और प्लस इंटरेस्ट अलग से पे किया है, ठीक है। कम इंटरेस्ट में क्या होता है, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिला होता है तो इसमें हमें निकालना पड़ता है, लेकिन एक्स इंटरेस्ट में इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिला हुआ है, आपको अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फेस वैल्यू कितनी है 2500 पे, 2500 इंटू 6%, और मंथ कितने हैं तो 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से पहले इंटरेस्ट कब पे हुआ था, 15 दिसंबर से पहले इंटरेस्ट कब पे हुआ था, 13 जून को। इसके बाद जो है 15 दिसंबर आ चुका, तो यहाँ पे कितने मंथ होते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे होता है 5.5 मंथ, ठीक है। तो इनटू आप करेंगे, यहाँ पे कैसे मिलेगा आपको, 2500 लेना है इंटू 6%, और 5.5 मंथ होते हैं इंटू 5.5 मंथ डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12 आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो मिल जाएगा 68.75, ये आ रहा है 68.75, जो आप यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट अमाउंट 68.75, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर, ये 50 रुपीज़ ऊपर का हमने अभी अभी सोल्व किया और आपका इस तरीके से क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। और फिर लास्ट में जो है 31 दिसंबर को इंटरेस्ट भी दे देना, ठीक है। जितने भी डिबेंचर्स है उस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट भी उस पर पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होता है, सिंपल सा। इसके बाद आपको जो है इस तरीके का कोई क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, कहता है कि फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी, लेकिन ये एक तरीके की अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है। और अदर देन AIFI, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था नोट्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर अनलिस्टेड कंपनी अदर देन बैंकिंग AFI, तो इन्हें DRR और DRI दोनों ही अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। DRR और DRI अकाउंट दोनों ही बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि 6% मॉर्गेज वाले डिबेंचर्स हैं 100 रुपीज़ वाले, DRR उन्होंने बनाया है 50,000 रुपीज़ का, ठीक है। 50,000 रुपीज़ का बना रखा है, और इन्वेस्टमेंट भी किया है उन्होंने 1,50,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है DRI, और DRR जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एज़ पर रूल हमें जो है DRR और DRI दोनों ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम अनलिस्टेड कंपनी है। एज़ पर रूल कितना बनाना पड़ता है, DRR 10% बनाना पड़ता है, और यहाँ पे 15% बनाना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आपको यहाँ पे किसका 15%, किसका 10% वगैरह बनाना होता है, देखिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कहा है कि जो इंटरेस्ट है, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उस पर 4% हमें इंटरेस्ट की अर्निंग भी होती है, और आपको हर साल आपको दिए जाते हैं, ठीक है। बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है 9 लाख रुपीज़ का। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हमें जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो हम कहते हैं कि यहाँ पे अप टू December 31 मार्च हमने ऑलरेडी इसे पे कर दिया है, ठीक है। और कहता है कि Feb 28 को इन्वेस्टमेंट वर रिलीज एट अ पार, हम पार पे जो है इसे रिलीज़ करेंगे कब, 28 फेब को। जो इन्वेस्टमेंट हमने ये 1,50,000 का किया था उसे रिलीज़ कर देंगे, मतलब कि उसे सेल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और उसके बदले हम एट अ पार, मतलब कि 1,50,000 ही हमें वापस मिलेंगे, ठीक है। एक और कहता है कि भाई डिबेंचर्स जो थे, हमारे डिबेंचर्स जो थे वो 101 के हिसाब से हम उसे पे करेंगे, ठीक है, टुगेदर विथ अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और ओबियसली डिबेंचर्स पे हमें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, वो बोले या फिर ना बोले हमें तो पे करना ही पड़ता है, ठीक है। कहता है कि लेजर अकाउंट बनाइए, आपके जितने भी यहाँ पे एप्लीकेबल है सारे के सारे लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाते हैं। देखिए,
यहाँ पे कौन कौन से लेजर अकाउंट बनाने हैं सर, यहाँ पे जो है स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो देखिए अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चाहे लिस्टेड कंपनी या फिर अनलिस्टेड कंपनी है, चाहे लिस्टेड कंपनी या फिर अनलिस्टेड कंपनी है, दो अकाउंट तो कंपलसरी आपको बनाने ही पड़ते हैं। कौन से? एक तो परसेंटेज डिबेंचर वाला, ठीक है, परसेंटेज वाइज डिबेंचर अकाउंट बनाना पड़ता है, ये तो कंपलसरी बनाना पड़ता है, चाहे अनलिस्टेड हो लिस्टेड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे ही डिबेंचर बनाते हो तो आपको इंटरेस्ट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो कंपलसरी पे करना ही पड़ता है। तो ये दो अकाउंट तो देखिए फिक्स ही है, ठीक है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि कौन कौन से लेजर अकाउंट बनते हैं, आपको बड़ा ही सिंपल है कि लिस्टेड है अनलिस्टेड है हमें तो ये देखना ही नहीं पड़ता। अगर कहा गया है कि सारे लेजर अकाउंट बनाइए, ठीक है, तो डिबेंचर और इंटरेस्ट ये दो अकाउंट तो बनने ही बनने हैं, ठीक है। प्लस क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्या बैंक की अमाउंट कोई गिवन है, मतलब कि बैंक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे बैंक की अमाउंट गिवन है कि आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखी है 9 लाख रुपीज़, तो हमें बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो 3 अकाउंट फिक्स हो गए। अब क्वेश्चन पे देखिए कि क्या आप अनलिस्टेड है या फिर लिस्टेड है। लिस्टेड है तो एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो यहाँ पे DRI अकाउंट। अगर अनलिस्टेड है तो दोनों अकाउंट बनाने पड़ते हैं। आप यहाँ पे अनलिस्टेड है इसलिए DRR और DRI अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो ये अकाउंट आपके बन जाते हैं कि इतने आपको अकाउंट तो फिक्स बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए 6% मॉर्टगेज अकाउंट, आपका जो डिबेंचर अकाउंट है वो। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट सेकंड, दो अकाउंट तो बनने ही बनने। इसके बाद अनलिस्टेड कंपनी है तो 3 अकाउंट आपको और बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपका DRR अकाउंट, डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व अकाउंट, कहाँ गया, ये रहा लास्ट में बनाया हुआ है, और डिबेंचर रिडीम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DRI अकाउंट, ठीक है ये। और बैंक की इन्फॉर्मेशन है इसलिए बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्या ये चीज़ क्लियर? इतने अकाउंट बन चुके हैं, ओके। ये प्रीमियम अकाउंट जो क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो ही हम बनाते हैं, वरना बनाना नहीं पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन में देखेंगे क्या प्रीमियम वगैरह है या फिर नहीं, ठीक है। चलिए प्रीमियम अकाउंट नहीं भी बनाते तो कई बार चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। प्रीमियम अकाउंट याद रहता है तो आप ज़रूर से बना लीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीमियम अकाउंट क्यों बनाया गया है, अभी बताऊँगा। चलिए सबसे पहले तो देखिए जो ओपनिंग बैलेंस होती है सबसे पहले वो लिखने की कोशिश करिए ताकि उसके मार्क्स कवर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे 10,000 के डिबेंचर हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। डिबेंचर्स हमारे पास कितने हैं? ओपनिंग 10,000 डिबेंचर है 100 रुपीज़ वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास में जो यहाँ पे 2 डिबेंचर होल्डर 10 लाख, ठीक है, इसे ही हमें पे करना है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिखाया जाएगा और इसे पेमेंट करना है तो 2 डिबेंचर होल्डर, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता है बिकॉज यहाँ पे डिबेंचर जो है हमारी लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस 10 लाख दिखेगा और पेमेंट करेंगे तो 10 लाख ही पेमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिबेंचर्स के बदले 10 लाख और प्लस यहाँ पे 101 रुपीज़ पे हो रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, यहाँ से चीज़ यहीं पे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये चीज़ हो क्या रही है। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कहता है कि भाई हमारे पास डिबेंचर कितने हैं? 10,000 डिबेंचर से 100 रुपीज़ वाले, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना बन जाएगा? 10 लाख, ठीक है। ये कहना क्या चाहता है कि हमने जब इशू किया होगा तो 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100 मतलब कि यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ में हमने इशू किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस हमें 10 लाख दिख रहा है। ये क्लियर है? ओके। इसके बाद इसने कहा कि 28 फेब को हम इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, डिबेंचर्स को रिडीम कर देंगे, पे कर देंगे, ठीक है। पे कितना करेंगे? 101, मतलब कि 10,000 इंटू 101 पे करेंगे, जबकि हमने इशू 100 में किया था, ठीक है, और 101 पे करेंगे। बढ़िया है। चलिए 10,000 इंटू 101, तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा 10,10,000 का, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं, कितना ज़्यादा कितना पे कर रहे हैं? 10,000 रुपीज़। ये क्या बन गया? एक्स्ट्रा, मतलब कि प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो एक अकाउंट बन जाता है आपका प्रीमियम अकाउंट, जो प्रीमियम आप पे करेंगे 28 फेब को 10,000 रुपीज़ का। क्लियर है? और हमें इसे पेमेंट किसे करना है? होल्डर को। तो होल्डर है आपका यहाँ पे 10,000, ठीक है। तो टोटल होल्डर को आप देखिए तो अगर आप जो है मैच, अगर आंसर सही है, क्या आपने पोस्टिंग सही करी है, अगर देखना चाहते हो तो सीधी सी बात है, देखिए
होल्डर को पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 10,000 इंटू 101, लोग टोटल 10 लाख 10,000, यहाँ पे देखिए 10 लाख यहाँ पे पे किया, 10,000 टोटल 10 लाख 10,000 पे हुआ है सर। हाँ, तो ये आपका पोस्टिंग सही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्रेडिट बैलेंस होती है, डिबेंचर है इसलिए 10 लाख रुपीज़। ओके, क्लियर, ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस किसका दे रखा था, DRR का ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपीज़। तो DRR में ओपनिंग बैलेंस, DRR हमारा एक क्रेडिट साइड होती है और DRI इन्वेस्टमेंट बनाया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट की डेबिट साइड होती है। इन्वेस्टमेंट में डेबिट साइड 1,50,000। ओके, तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। DRR हमारी एक तरीके की लाइबिलिटी होती है जिसे हमें पेमेंट करने के लिए यूज़ होना है, ठीक है। DRR अकाउंट का पेमेंट के लिए यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे आपका क्रेडिट बैलेंस। और DRRI अकाउंट, डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो हमारी एक तरीके से असेट होती है, इसलिए इसकी डेबिट साइड देखने को मिल रही है। सबसे पहले वो पोस्टिंग कर दी जो क्वेश्चन में गिवन था, 50,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स जो DRR, और DRI 1,50,000 जो हमने यहाँ पे पोस्टिंग कर दी। इसके बाद हमें कहा गया कि बैंक में 9 लाख रुपीज़ का बैलेंस पड़ा हुआ है, तो बैंक में 9 लाख रुपीज़ बैलेंस BD, बैंक तो हमारा एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगी, तो 9 लाख। इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इन लोगों ने जो DRR और DRI अकाउंट बनाए एज़ पर रूल बनाए या फिर नहीं। देखिए, ज़्यादा बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं बना सकते, ठीक है। तो यह आपको रेट याद रखने पड़ेंगे कि 10% और 15%। देखिए, सबसे पहले DRR चेक करते हैं कि आपने जो ये 50,000 बना रखा है वो सही है या फिर और कुछ बनाने की ज़रूरत है। तो देखिए, ये आपको ऑलवेज फेस वैल्यू पे देखना होता है, फेस वैल्यू पे, ठीक है। ये अब मैं आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितनी है, 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपीज़, ठीक है। 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर है, इसका आपको यहाँ पे 10% करना होता है डिबेंचर्स के लिए। तो 10 लाख इंटू 10%, तो आपको यहाँ पे डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व अकाउंट कितने का बनाना था, कितना अमाउंट डालना था, 1 लाख रुपीज़ डालना था। आपने कितना डाला हुआ है अभी तक, आपने कभी अभी तक कितना डाला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कितना, 50,000, ठीक है। 50,000 यहाँ पे डाला हुआ है आपने अमाउंट। क्या ये चीज़ क्लियर, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज़ डाला हुआ है, मतलब कि कहीं ना कहीं और 50,000 आपको डालने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले DRR में और 50,000 बनाया जाएगा। आप देखिए, 50,000 का ओपनिंग बैलेंस तो दिख ही रहा है हमें, 15,000 का ओपनिंग बैलेंस तो दिख ही रहा है, और आपको बनाना पड़ेगा 50,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व आपको और बनाना पड़ता है तो सिंपली आप PNL में से बनाएंगे। ऑलवेज PNL में से बनाया जाएगा 50,000 रुपीज़ का। टोटल आपका 1 लाख का डिबेंचर्स अकाउंट बन चुका है, ठीक है, जो एज़ पर रूल कंप्लीट है, ठीक है। अब DRI अकाउंट देखते हैं कि क्या वो एज़ पर रूल बनाया गया है। तो देखिए, एज़ पर रूल DRI आपको जो है 15% बनाना पड़ता है। फेस वैल्यू कितनी है, 10 लाख, तो 10 लाख का 15% मतलब कि 1,50,000 आपको बनाना था, ठीक है। बना कितना रखा है, बनाया कितना है, यहाँ पे बनाया है 1,50,000। तो क्या एज़ पर रूल बना रखा है, जी 1,50,000 बनाना था, 1,50,000 बनाया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके, सब कुछ ठीक है। तो हमने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसकी कोई एंट्री नहीं है क्योंकि इसमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब यहाँ पे कहता है कि इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 4% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा गया कि 4% इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है जी। 4% इंटरेस्ट 31 दिसंबर को आपको एवरी ईयर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और कहता है कि भाई बस 28 फेब को हमने जो है इन्वेस्टमेंट रिलीज़ कर दिया, डिबेंचर्स को पेमेंट कर दी और काम खत्म। तो सबसे पहले सारे अकाउंट को हमें ख़त्म करने हैं। सबसे पहले तो ये अकाउंट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है क्योंकि पेमेंट कर दिया हमने, ये अकाउंट ख़त्म, ठीक है। तो ये क्लिक, इसके बाद प्रीमियम हमने पे कर दिया, क्लिक, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें होल्डर को पेमेंट करनी थी, कर दिया। इन्वेस्टमेंट हमने एट अ पार रिलीज़ कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि एट अ पार हमें रिलीज़ करना है, तो एट अ पार हमने रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। तो हमें पैसे मिल जाएंगे बैंक अकाउंट से, 1,50,000 ही मिलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। ये भी काम खत्म। अब बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट में भी एंट्री करनी पड़ेगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड 1,50,000 लिखेंगे, क्लियर। इसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को भी रहने देते, इसके बाद आगे बढ़ते।
DRR अकाउंट जो है अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज याद रखिए कि अगर DRR अकाउंट बनाना है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए तो PNL में से लाएंगे, और जो भी आपका बैलेंस बच जाता है ऑलवेज वो जनरल रिजर्व में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो 1 लाख हम जो है बैलेंसिंग जो फिगर बच गया जो यहाँ पे 10,000 वो हम जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। ठीक है, अमाउंट को 1 लाख। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया जनरल रिजर्व में। अब बचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और बैंक में अमाउंट बाकी है, बैंक अकाउंट बाकी है। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कहता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे ये 4% वाली चीज़ें हम कंप्लीट कर देते हैं। कहता है 4% इंटरेस्ट भी मिलेगा। हमने इन्वेस्टमेंट किया कि कब था, हमने इन्वेस्टमेंट कब किया था, 31 दिसंबर को। ठीक है, 31 दिसंबर को, और ये ख़त्म कब हो गया, फेब को हमने जो है इन्वेस्टमेंट को रिलीज़ कर दिया। तो वहाँ तक का आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा। डिबेंचर दिसंबर तो ख़त्म हो चुका, और जैन और फेब 2 मंथ का आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 4% के हिसाब से। देखिए 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी, 4% के हिसाब से आपको मिलेगा, 4% के हिसाब से, तो इंटू 4% और इंटू कितने मंथ का मिलेगा, ओनली एंड ओनली 2 मंथ का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि 2 मंथ ही आपने रखा था। तो यहाँ पे 1,50,000 इंटू 4% इंटू 2 डिवाइड बाई 12 ये आपको मिलेगा। ये आपकी अर्निंग है। ठीक है, 1,000 रुपीज़ आपको मिलेगा। आपने जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था उसके बदले 1,000 आपको मिलेगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करनी पड़ेगी, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडीम्शन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,000 आपको यहाँ पे मिल गया। क्लियर। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट का देखते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट किसका इंटरेस्ट अकाउंट है, डिबेंचर इंटरेस्ट। यहाँ पे डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। कितने परसेंटेज वाले डिबेंचर्स है, 6% वाले, तो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर दीजिए पे। इंटरेस्ट ऑलवेज फेस वैल्यू पे होता है। 10 लाख रुपीज़ फेस वैल्यू है, 10 लाख इंटू कितने परसेंट वाले हैं, 6%, तो 6% इंटरेस्ट रेट है, इंटू मंथ कितने, मंथ हमने दिसंबर में इशू किए थे 31 दिसंबर को, मतलब कि दिसंबर भी ख़त्म हो चुका है। और कब हमने रिलीज़ कर दिया, फेब को, मतलब कि जैन और फेब 2 मंथ, तो 2 डिवाइड बाई 12, तो ये आपका आंसर आ जाता है 6%, और ये 10,000 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 10,000 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में आप एंट्री कर देंगे, काम ख़त्म। ठीक है, और आपको जो है ये पेमेंट करना है। ठीक है, ये कोई अर्निंग नहीं हो रही है, पे हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट साइड 10,000 की एंट्री करी और ये PNL में चला जाएगा। इसके बाद बैंक से पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करना है तो 10,000 जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में बड़ा ही सिंपल होता है। देखिए बैंक अकाउंट में आप एंट्री करना बहुत ही सिंपल होता है। पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड। ठीक है, 10,000 गए तो यहाँ पे कर दिया। इन्वेस्टमेंट पे आपको 1,000 मिले थे, आ रहे हैं तो डेबिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली इतनी एंट्री कर दी। और डिबेंचर होल्डर को हमने टोटल 10,10,000 का पेमेंट किया, बैंक से ही पेमेंट करेंगे ना, तो पेमेंट किया तो वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पे आ जाएगा, आंसर ख़त्म। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, ये इस तरीके की चीज़ें होती है। ओके, ये आपको जो है डिबेंचर इलुस्ट्रेशन 3, इस पे भी आपको जो मैंने इलुस्ट्रेशन 1 कराया सेम टू सेम यहाँ पे वही चीज़ है, बस यहाँ पे ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना होता है। और ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट तब आपको समझ में आ जाता है जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर मेरे साथ पढ़ के आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे तो छोटा सा पार्ट है, ये तो छोटा सा पार्ट है। इन्वेस्टमेंट में तो बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर ये कर रखे हैं तो ये आपको सिंपल ही लगेगा, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर आपने देख रखा है तो ये आपको समझ में आ जाएगा। याद रहे सर, 2 एंट्री मैंने जनरल एंट्री पढ़ाई हुई है, 2 एंट्री अगर आपने याद है तो ये कोई भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद इलुस्ट्रेशन नंबर 4, अभी मैंने जो इलुस्ट्रेशन नंबर 2 करवाया सेम क्वेश्चन। ठीक है, याद रहे सर, अनलिस्टेड कंपनी है तो 2 अकाउंट आपको ऑलरेडी बन जाते हैं। कौन से, DRR अकाउंट, DRI अकाउंट। ठीक है, जिसे हम DRRI अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, 2 में से जो भी आप नाम कहें, लेकिन शॉर्ट फॉर्म अलोएबल ही नहीं है आपकी एग्जाम में। आपको तो फुल फॉर्म ही लिखना पड़ेगा, डिबेंचर रिडीम्शन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिबेंचर रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके से लिखना है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ ही मत करिए। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे DRR अकाउंट आपको शॉर्ट में दिया है तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो कहूँगा अगर आपके पास टाइम है तो DRR भी मत लिखो, डिबेंचर रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट ही लिखिए। ठीक है, हमें रिस्क नहीं लेना है,
क्योंकि पेपर चेकर जो है कितना नॉलेजेबल है हमें नहीं पता, ठीक है, उसके पास बिल्कुल भी इतना नॉलेज नहीं है, बहुत पहले वो पढ़ चुके हैं, ठीक है, और आज वो पेपर चेकिंग कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल का, आईसीआई का जो सॉल्यूशन है वही देखेंगे, उसमें से एज इट इज़ आपने अगर लिखा है तो मार्क्स दे देंगे, वरना नहीं, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अगर आपके पास वक्त है तो आप फुल फॉर्म ज़रूर लिखिए, ठीक है। और देखिए फुल फॉर्म ज़रूर लिखिए, इसमें मैं इस पे कह रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में आंसर दे रखा है, शॉर्ट फॉर्म में डीआरआर अकाउंट बनाने के लिखा है तो ये लिख सकते हैं। बाकी कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म लिख ही नहीं सकते, ठीक है, बाकी कहीं पे भी तो शॉर्ट फॉर्म लिखना ही मत, ठीक है, उसके मार्क्स कट जाते, ठीक है जी। ओके, तो आपको यहाँ पे इस बार जो है कौन से अकाउंट बनाने हैं वो आपको ऑलरेडी बोल रखा है। अगर नहीं बोल रखा होता तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, कैसे बताई है। अनलिस्टेड कंपनी है तो 2 अकाउंट तो फिक्स हो जाते हैं, DRI अकाउंट और DRR अकाउंट, ये तो फिक्स ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई डिबेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिबेंचर अकाउंट बनता है तो साथ में इंटरेस्ट अकाउंट भी बनता है, ठीक है। और यहाँ पे कहता है DRR अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, DRI की इन्फॉर्मेशन है, और बैंक की इन्फॉर्मेशन देता है तो बैंक अकाउंट भी बनता है, ठीक है। तो टोटल ये सारे अकाउंट बनते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लिमिटेड अकाउंट बनाने के लिए कहा है कि भाई इतने ही अकाउंट बना के दीजिए। आपको जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ा है, ठीक है, उस तरीके से ही है ये सारे के सारे आप कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके बाद ये आपका इलस्ट्रेशन है, इसमें क्या कहा है, इसमें आपको जो है मिक्स क्वेश्चन है, मतलब कि बोनस का जो है यहाँ पे जो मैंने चैप्टर पढ़ा दिया वो यहाँ पे थोड़ा सा डाला गया। इसके बाद कुछ प्रीमियम से हम डिबेंचर रिडीम्शन कर रहे, इस तरीके की चीज़ें डाली गई। और एंट्री पूछ रहा है बस, अगर रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप मेरे साथ पढ़ के आ रहे, अगर आपने जो है बोनस इशू, राइट इशू पढ़ लिया तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है बड़ा ही सिंपल होता है ये आपकी एंट्रीज करना। अगर क्वेश्चन एंट्रीज वाला पूछ ले तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा आपके लिए, ठीक है, यही पूछना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। मतलब कि हम जो है सोच रहे हैं ऐसा होता नहीं है हर बार, लेकिन अगर ये पूछ ले तो आपके लिए सिंपल हो जाता है, ठीक है, ये पूछ ले तो आपके लिए सिंपल हो जाता है। आईसीए मॉड्यूल बैच ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आईसीए मॉड्यूल बैच देख लीजिएगा, इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप जाइए, ठीक है। ये तो मैं तो सिंपली आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, कुछ पॉइंट आपको याद करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपली, ओके। जो मेन क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर